ये कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? मुझे अपना नाम बता दें प्लीज, ताकि मैं बाद में लेक्चर ले सकूं आपसे। और ये प्लीज ये लेक्चर किसी को शेयर मत कीजिएगा। देखो इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, और आपके भी इधर पैसे लगे हुए हैं, तो अ, ठीक है, नॉलेज शेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो आप प्लीज ये अपने लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर ना किया करें। अस- अच्छा अच्छा, इजाज हो। सादिया, आपने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग? ओके ओके, चलें जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। दो किस्म की चीजें पूछते हैं। एक एस सी एफ पूछ ले, सी एफ है, और दूसरा एल सी एम क्या है। बड़ा आसान सा है। इस ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। एक मेथड हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। यानी कि आपको दो वैल्यूज दे देगा और कहेगा उसका एच सी एफ फाइंड करो या उसका एलसीएम फाइंड करो। सिंपल सी बात है। आपने इसके मतलब में नहीं जाना, इसका क्या कंसेप्ट है क्या नहीं है, आपने शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जाना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? सबसे हम CF को पढ़ते हैं, वह एच सी एफ। देखिए, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा कि ये क्यों फाइंड किया जाता है, कि वजह क्या होती है। ये आपका काम नहीं है। आपने जस्ट हाउ टू फाइंड एन आंसर, आपका ये काम होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसा आएगा, व्हाट फाइंड द एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई मिसिंग तो नहीं हो रही? मुझे बता दें, ताकि मुझे दोबारा रिपीट करने का फिर काफी इश्यूज होते हैं ना बच्चों को भी। मेरी आवाज क्लियर है? सारे यस करें। ओके जी, ओके ओके। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड एच सी एफ ऑफ 18 एंड 24। यानी कि कोई भी दो नंबर आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ये आए, कोई भी आ सकते हैं। तो जो भी नंबर है चुप करके उनको इस तरह लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल पहला ये है, और फॉर एग्जाम्पल दूसरा ये है। तो ये आप एक बचपन में करते थे चीजें। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट कैसे लेना? स्टार्ट लेना जब दो मल्टीप्लीकेशन हो जाए, तो आपको लगे दो से नहीं होगी, फिर आपने तीन से करना है। पहले ये स्टेप्स याद रखें। टू से पहले करना, तीन से बाद में। अब करना कैसे है देखो। देखना, 18 है जो, वो दो पे डिवाइड हो सकता है। तो पहले क्योंकि दो को देख रहे हैं, तो यस, दो पे डिवाइड हो सकते हैं। टू नाइन जार 18। अब नौ दो पे हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हम तीन पे आ जाएंगे। तो तीन हमने लिख दिया। थ्री थ्री जार 9। तीन दो पे हो सकता है? नहीं, तो हम तीन पे ही रहेंगे। थ्री थ्री जार 1, जब तक 1 ना हो जाए हम चलते रहेंगे। इसी तरह 24 पे आ जाए, क्या दो पे डिवाइड हो सकता है? यस। 12 नहीं, 24 हो गया। अब 12 दोबारा देखेंगे, दो पे हो सकता है? छोटे से देखेंगे। जब छोटे से नहीं हो पाएगा, फिर हम बड़े पे जाएंगे, तीन पे जाएंगे। 12 भी दो पे हो सकता है? यस। तो दो लिखें, दो छिके 12। 6 हो सकता है दो पे? यस हो सकता है, दो तीन 6। तो तीन इधर आ जाएगा। अब तीन हो सकता है क्या दो पे? नहीं हो सकता, तो तीन तीन पे ही होगा डिवाइड। तो 1 आ गया। अब जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको क्या करना है, वो थोड़ा सोचें। ये अपने रफ अमल पे करना है उधर जाके। हमने किसका देखा? 18 का। फिर देखा 24 का। अब दोनों को कैसे करना है? 18 के कौन कौन सी फैक्टर्स आ गए? एक दो आ गया, एक तीन आ गया, और दूसरा भी तीन आ गया। तो उनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में। कैसे करेंगे? दो पहले लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। तीन कितनी दफा आ रहा है? दो दफा आ रहा है, तो उसको तीन की पावर में ले लें। दो की पावर में, थ्री की पावर दो आ जाएगा, क्योंकि दो दफा आ रहा है। हाँ, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 × 3। एक ही बात है। इसको इस तरह भी लिख दें, या इसको 3 की पावर 2 कर दें, एक ही बात है। तो वो कर दिया। इसी तरह 24 में कितने आ गए? दो 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 दो। अब दो कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा। तो उसको 3 की पावर में कर लें, मल्टीप्लाई बाय, बाकी क्या बच गया? तीन, ये वाला। तो वो तीन कर दिया। आगे क्या करना है वो देखें जरा गौर से। देखें, मेरी बात सुने। एच सी एफ होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, नाम से देखें हाईएस्ट। लेकिन जब ये कुछ कर लेंगे ना हम, तो इनमें से जो लोवेस्ट नंबर होगा उसको पकड़ लेंगे।
उलट चलना है। क्या करना है, हमेशा उलट चलना है। एचसीएफ में क्या पूछता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीजें दोनों कर ली हैं हमने स्टेप। अब जब जवाब निकालना है ना, तो हाईएस्ट से निकालेंगे, लोवेस्ट से निकालेंगे। बिल्कुल उलट। अब इन दोनों में से बताएं हाईएस्ट कौन सा, लोवेस्ट कौन सा है। जल्दी से कमेंट में बताएं, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा, लोवेस्ट कौन सा है। कमेंट कमेंट प्लीज, मेरे साथ रहें आप। दो है। ठीक है, तो हमने दो को एक साइड पे अलग लिख दिया। इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करते हैं, टेंशन नहीं लेनी। तो दो को मैंने क्या लिख लिया, साइड पे लिख लिया। ओके हो गया। अब नीचे आ जाए। नीचे वाले में कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। छोटा कौन सा, हमने छोटा ढूंढना है। हाईएस्ट वाले केस में छोटा, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, तीन। तो मल्टीप्लाई करके तीन इधर लिख दिया साइड पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये जवाब है आपका। दोबारा देख लें। दो फिगर्स देगा, इन दोनों का आपने क्या फाइंड करना है, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब उन दोनों को इन साइडों में इस तरह लिख लें। इसको कहते थे तजजी। अगर आप बचपन को याद करें, तजजी। अब तजजी भी उस तरह करेंगे, पहले छोटे नंबर से हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। दो को देखेंगे, जितनी तक दो तक जाएगा उसको लेके चलेंगे। जब वो दो तक रुक जाएगा, आपको लगेगा अब दो से नहीं हो पाएगा, अब तीन चार आगे जा रहे हैं हम, तो इस तरह आपने चलते जाना है। अब 18 को पहले मैंने देखा दो पे होता है, यस होता है, मैं वो लिख दिया और दो से कर दिया, 2 9 जार 18। अब 9 को मैंने दोबारा दो से देखना है, ये नहीं करना 9 को 3 पे आ जाना है। दोबारा से देखना आया कि ये क्या दोबारा दो हो सकता है, क्योंकि हम छोटे से छोटा रखना है शुरू में। तो नहीं हो सकता, मैंने 3 कर दिया, एक बढ़ा दिया, 3 पे देखेंगे हाँ हो जाता है। तो तीन, 3 3 जार 9। फिर देखेंगे थ्री क्या हो सकता है, नहीं हो सकता डिवाइड। थ्री पे हो सकता है, यस हो सकता है, तो थ्री मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो थ्री थ्री, 3 1 जार 3। तो यहाँ पर वन आगे छोड़ देंगे इसको यहाँ पर। इस तरह 24 को पकड़ लेंगे, देखेंगे आया कि दो पे हो सकता है, दूनी 24 होता है। तो 2 12 जार 40, 24 हो जाएगा। फिर 12 को देखेंगे, हाँ दोबारा भी हो सकता है, 6 दूनी 12। फिर देखेंगे छः हो सकता है, हाँ हो सकता है, दो तीन छः। अब तीन को देखेंगे, दो पे हो सकता है, नहीं, इसलिए अब चेंज कर दिया, तीन कर दिया। अब जो भी आंसर हमारे ये लाइन वाले आ गए, साइड वाले, इनको हमने कैसे लिखने हैं, इन शक्लों में लिख देना है। 18 के आगे इक्वल करके जितनी दफा जो आया है ना, उसकी उसको पावर में लिख देते। दो एक दफा आया इसलिए उसको हमने ऐसे रख दिया, तो एक कुछ भी नहीं होती। तीन दो दफा आया इसलिए, अब इसके केस में दो तीन, दो की पावर 3 कर दिया और तीन एक दफा आया। अब हमारा जो जवाब कैसे निकालना है, आप देखेंगे, आप फाइंड क्या कर रहे हो, हाईएस्ट कर रहे हो या लोवेस्ट। अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कर रहे हो, तो आपने जो लोवेस्ट होते हैं दोनों के अंदर, उनको अलग से लिख लेना है। इसमें से लोवेस्ट कौन था, दो था, उसको हमने अलग से लिख दिया। इनमें से दोनों में से लोवेस्ट कौन है, पावर हमेशा ज्यादा होता है, जितनी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा होगा। ऐसे समझ लीजिए 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 की पावर 1 कम है ना, 2 की पावर 3 ज्यादा है, तो इसलिए हमने इनको साइड पे लिख दिया। तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, वो हमारा आंसर आएगा। यस नो में जवाब दें, समझ आ गई सबको, यस नो। इसको एक और एग्जांपल कर लेते हैं कोई और। मैं आपको, अगर मैं कहूँ आप मुझे करके दें, 30 और 36, इन दोनों का करके दें, एच सी एफ। जल्दी से करें, जल्दी से, टाइम नहीं है, एच सी एफ निकाल के दें मुझे, 30 और 36 का। जल्दी से वैसे करना है जैसे मैंने बोला है। दो पे डिवाइड करें, 15। अब 15 दो पे नहीं हो रहा, तीन पे हो सकता है। फाइव, फाइव तीन पे नहीं हो रहा, तो हम 5 पे करेंगे, इसको बढ़ते जाएंगे। इसी तरह 36 को ले लें, दो पे हाँ हो रहा है। अब 18 दो पे हाँ हो रहा है। 9 दो पे नहीं हो रहा, तीन पे लेके आएंगे। तीन तीन पे हो सकता है, तो 1 आ जाएगा। तो इसको अलहदा से लिख दिया हमने। अलहदा से कैसे लिखेंगे जी, 2 × 3, ये 30 का लिख रहा हूँ मैं। 2 × 3 × 5, 36 का क्या आएगा, 2 की पावर 2,
और 3 की पावर 2। अब दोनों में से लोवेस्ट देखेंगे कौन सा है। ऊपर लोवेस्ट कौन सा है आपका? ऊपर लोवेस्ट आपको मिलेगा 2। और नीचे क्या मिलेगा आपको? ऊपर लोवेस्ट कौन सा है? 2 है। नीचे लोवेस्ट कौन सा जी? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, सॉरी, 2 की पावर 4 आता है। तो 4 × 2 8, 8 आपका एचसीएफ होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने लोवेस्ट को देख के उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। देखो दोनों में लोवेस्ट कौन सा है? इसमें से 2 है हमारा सबसे छोटा। इसमें से कौन सा है? इसमें से 2 की पावर 2 वाला है। देखिए लास्ट स्टेप ये होता है, आप जब तजज़ी कर लेंगे, आप ये वाला काम जो कर लेंगे, ये सारा काम कर लेंगे, इनके जो ये वाली साइड है इसको अलहदा से लिख लेना है, दोनों की, दोनों को अलहदा से लिख लेना है। ठीक है। और दोनों में से देखने, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं, दोनों में से देखने हैं छोटा कौन सा है, जो भी छोटा उसको अलहदा लिख लें। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें से 2 3 5 में से छोटा कौन सा है? 2 है। इसको मैंने अलहदा लिख दिया 2। इनमें से देखें, इनमें से 2 और 3, दो दफा जिक्र है। तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, ये दो फैक्टर बनते हैं। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 2 की पावर 2 वाला। तो मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 इधर कर देंगे। तो 2 ऑलरेडी मौजूद है। 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। 4 × 2 8, तो 8 हमारा आंसर है। यानी कि एचसीएफ के अंदर हमने छोटा देखना होता है आंसर। ठीक हो गया। जिसको नहीं समझे रिकॉर्डिंग में दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सेम तरीका है, बिल्कुल। आप जल्दी से एलसीएम निकालें, और आपने एक चीज करनी है, उसी तरह तज्जीब भी उसी तरह करनी है, सेम। एक मिनट, थोड़ा इसको, तज्जीब भी उसी तरह करनी है। यानी कि मैंने ऐसे बताया था ना, 18 की तज्जीब करें और 24 की तज्जीब करें। अब दोनों की तज्जीब करें और दोनों को इस तरह लिखें, 18 के आगे जितने फैक्टर बनेंगे वो लिखें, और 24 के जितने फैक्टर बनते हैं वो लिखें। और इनमें से जो हाईएस्ट है, इसमें जो हाईएस्ट है वो, और इसमें जो हाईएस्ट है वो निकाल के उसको साइड पे, हाईएस्ट 1 जो आएगा, यानी कि 18 का हाईएस्ट, मल्टीप्लाई जो 24 में से हाईएस्ट निकलेगा वो, दोनों को मल्टीप्लाई करें, वो आपका एलसीएम होगा। जल्दी करें, मुझे बताएं अभी। उधर हमने लोवेस्ट देखा था, बाकी सेम तरीका है। इधर लोवेस्ट फाइंड कर रहे हैं और देखेंगे हाईएस्ट, दोनों का उलट है। ये स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, टेक द हाईएस्ट पावर। जल्दी से सारे मुझे बताएं, सारे सारे लोग इसमें कॉपी पेंसिल उठाएं, सारे करें। बहुत फायदेमंद है आपके लिए। मैं करा देता हूँ साथ साथ। 2 से देखेंगे। हाँ, 2 से जा रहा है जी। 2 9 × 18, 9 3 से जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा। तो 3 को पकड़ेंगे। 3 3 9, ये भी 3 से जा रहा है, 3 3 1। इसी तरह हम पकड़ेंगे इसको भी 2 से, ये 12 पे जा रहा है। अब ये 2 पे भी जा रहा है दोबारा। अब ये दोबारा भी 2 पे जा रहा है। लेकिन ये 3 2 पे नहीं जा रहा, इसकी जगह 3 आ जाएगा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा जी? 18 के कितने फैक्टर बने? एक तो 2 बन गया, एक 3 बना, लेकिन 3 की कितनी पावर्स है? 1 और 2। तो इस 3 की पावर 2 कर दी मैंने। इसी तरह अगर मैं 24 की बात करूं, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 और 3। तो 2 को मैंने कितनी पावर में कर लिया? 3 की पावर में कर लिया। मल्टीप्लाई बाई दूसरा क्या फैक्टर है? 3 है, और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो उसको 3 की पावर 1 कर दो, मैं 1 भी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। इधर 2 एक बार आ रहा था, तो उसको मैंने 1 कर दिया। इस तरह आपको समझ आएगी। अब दोनों में से मैंने कहा था, दोनों में से हाईएस्ट फाइंड करें। तो अब सारे बताएं, 18 में हाईएस्ट कौन है? जल्दी से, 18 वाले पोर्शन में हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? पूरा लिखे, 3 की पावर 2 आ रहा है। पूरा बताएं। 3 की पावर 2। ओके, मैंने लिख दिया 3 की पावर 2। नीचे वाले में कौन सा आ रहा है हाईएस्ट? 2 की पावर 3। मल्टीप्लाई कराएं पहले।
ठीक है जी, ठीक है, 2 की पावर 3। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है आप आपस में। अगर ये आपको उधर समझ नहीं आ रहा है इसको जल्दी से कैसे कराना है, तो आपने साइड पे एक आना है, साइड पे रफ अमल पे। तो रफ पे आपने क्या करना है, जितनी दफा कोई चीज पूछी जा रही है उतनी दफा मल्टीप्लाई करा दें। फॉर एग्जाम्पल 3 को 2 दफा पूछा गया है, तो 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई करा दें। करा दिया। 2 को कितनी बार पूछा हुआ है, 3 दफा, तो उसको 3 दफा मल्टीप्लाई करा दें। अब देखो 3 को 2 दफा पूछा होता, 3 3 जार 9, ये 9 आ गया। इसको 3 दफा पूछा गया है, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8। 8 और 9 को अगर मल्टीप्लाई कराया तो हमारा क्या आ गया, 72। विदाउट कैलकुलेटर आप ऐसे कर सकते हैं। तो 72 इज एन आंसर। ये आपका एलसीएम है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एचसीएफ जब निकालेंगे सेम यही तरीका करेंगे। इनमें से आपने शॉर्ट टेस्ट लेना है। क्या लेना है, शॉर्ट टेस्ट। इधर मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूँ, एचसीएफ निकालना है हमने, इधर एचसीएफ अब हमने निकालना है, तो क्या करेंगे जल्दी से बताएं। आपका एचसीएफ भी कंप्लीट हो जाएगा इधर से। एचसीएफ निकालना है तो हम क्या देखेंगे, लोवेस्ट देखेंगे हाईएस्ट देखेंगे, ये बताएं। इन दोनों में से लोवेस्ट देखेंगे या हाईएस्ट देखेंगे। जब एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ में लोवेस्ट देखेंगे, उलट होगा। नेम उसका हाईएस्ट से स्टार्ट है। तो आपने क्या करना है, इनमें से लोवेस्ट कौन है, जिसकी पावर कम है। पावर किसकी कम है, ऊपर वाले में 2 की कम है, तो 2 की पावर 1 इधर लिख दें। नीचे किसकी पावर कम आ रही है, 3 की पावर आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 कर दें। 1 की पावर कुछ भी नहीं होता, 2 × 3 6 आ जाएगा। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह आपका एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन जैसे भी आ जाए ना, आपने इसी तरह जल्दी से रफ अमल पे कर लेना है। आगे चलते हैं जी। ऑल क्लियर, आई थिंक ऑल क्लियर। ओके। ये आगे उसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है आपको, अगर आपने देखना दोबारा से तो दी हुई है। अच्छा इसमें एक, हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। अच्छी बात है, आपको पहले इसमें समझ आ गया। बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरेस्ट निकालना है, आपने इसके फॉर्मूलाज याद रखना है पहली बात। तो 2 किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है जी। दोनों के अलग फार्मूलाज हैं। जस्ट फार्मूलाज अगर याद होना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। इसमें पी क्या है, पी आपकी पर्सनल वैल्यू। मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, एक बैंक है, और उस बैंक में से सादिया ने लिए 1 लाख रुपए। 1 लाख को ऐसे लिखते हैं ना, 100,000। 1 लाख रुपए सादिया ने उठाए। बैंक वालों ने सादिया को बोला, मैडम आप उठा रही हैं 1 लाख रुपए, हम उस पे लेंगे 5% सूद। क्या लेंगे हम, 5% सूद। इसको मैं छोटी वैल्यू कर देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ। 1000 रुपये लिया सादिया ने बैंक से उधार। बैंक ने कहा हम इसके ऊपर कितना सूद लेंगे, 5% एक्स्ट्रा लेंगे, सूद लेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट पे। ये भी कह देगा साथ, किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे इतने परसेंट सूद लिया हमने। अब सादिया को कहेंगे इतने टाइम में आपने लौटाना है। सादिया को फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आपने 3 सालों में वापस करना है ये कर्जा, 3 years। अब कितनी चीजें हो गई, जितना लोन लिया सादिया ने उसको पी कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसका फार्मूला में ये आता है। जिस रेट के ऊपर दिया, जिस रेट के ऊपर दिया उसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो आगे ये, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए देंगे, वो आगे ये टी, वो ये ईयर्स में बता देगा आपको। बाकी 100 का 100 वैसे आएगा। अब इसी को क्वेश्चनाइज करें अगर, इसी को आपने हल करना है सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूला से। मैं इधर लिख देता हूँ, सादिया ने 1000 रुपया उठाया, उसको कहा गया 5% पे आपने वापस करना है और 3 सालों में करना है। जल्दी से मुझे लिख बताएं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसका, जल्दी से। ये फार्मूला यूज करना है सिर्फ। अब ये 5% है ना, 5%, ये ऑलरेडी परसेंटेज नीचे गिवन है, तो टी की जगह सिर्फ आपने 5 ही लिखना है। इसको परसेंटेज में निकालना नहीं है, पहले सिंपल आपने 5 लिख देना है, परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है नीचे। तो इसको कैसे करेंगे, पी क्या है हमारी, जो कि जितनी एक्चुअल अमाउंट उसने उठाई है, 1000 रुपये उठाई है उसने, 1000 लिख दिया। कितने रेट पर उठाई है, वो रेट लिखे 7, 5 लिख दिया। कितने टाइम पे उठाई है, 3 साल, वो लिख दिए। डिवाइडेड बाई 100 फार्मूले में मौजूद है।
वो लिख देंगे। 2 से 2 कट गए, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15, 15 और 10, 150। तो 150 रुपीज सादिया को वापस उसके ऊपर देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपया उठाया उसने, 1000 रुपया तो वापस करेगी करेगी सादिया, लेकिन सादिया को 150 रुपये एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल उसे मिले वो कर्जा देने में वापस। तो ये एक किस्म का 150 रुपये सूद लगेगा। अगर सादिया को बोला जाए आप कितनी अमाउंट टोटल वापस करेंगी, तो टोटल अमाउंट कैसे बनेगी? टोटल अमाउंट बनेगी, पहले कितनी टोटल 1000 थी पहले, एक्स्ट्रा कितनी देनी पड़ी? 150। तो ये बना 1150, यानी कि सादिया को टोटल कितने पे करने पड़ेंगे? 1150 रुपये। तो कभी कभी इंटरेस्ट भी पूछ लेते हैं कि कितने इंटरेस्ट बनेगा, वो ये बन गया। अब इंटरेस्ट के बाद पूछ सकते हैं टोटल अमाउंट कितनी बन गई, तो पिछली अमाउंट में जितना इंटरेस्ट बना उसमें ऐड कर दे। जल्दी से करें, क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने कहा एक बंदा है, उसने तकरीबन 5 लाख रुपए लिए बैंक से 10% के रेट पे, और उसने 5 सालों में वापस करने हैं। जल्दी से बताएं मुझे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा उसका, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। 1 मिनट के अंदर भी नहीं करना होता आपने, जल्दी जल्दी बताएं। कितने बने जी? 2.5 लाख। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी सादिया को, टोटल अमाउंट कर्जे के बाद? 5 लाख तो वो करेगी करेगी, 50 लाख। 2.5 लाख ऊपर से भी देने पड़ेंगे, तो कितना हो गया? साढ़े या 75 लाख हो गया ना? 75 लाख हो गया ना? 250 ऐड कर दिया पिछली अमाउंट में। तो ये समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट था जी। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला है, उसको कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता नहीं है, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें पावर में आंसर आता है। तो आपने इसमें घबराना नहीं है, जस्ट आप फार्मूला याद रख लें। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। सेम रकमें वही होंगी, वही प्रिंसिपल अमाउंट है, वही रेट है, वही टाइम पीरियड है, वही प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक हो गया, इसमें जस्ट पावर में चला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसी को सॉल्व करने की कोशिश करें, अभी जो हमने किया, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 50 लाख थी, तो मैंने वो 50 लाख लिखे। ठीक हो गया। 1 वैसे का वैसे, आर की जगह मैंने 10 कर दिया, 100 वैसे का वैसे, और टाइम पीरियड हमें 10 साल का मिला हुआ है, तो 10 ऊपर आ जाएगा, माइनस ये वाली अमाउंट उधर आ जाएगी। तो ये क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है, ये नहीं आ सकती, जस्ट आप फॉर्मूला याद रखें, आपको पता होना चाहिए, ताकि उधर आप किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया जी? यहाँ तक समझ आ गई आपको? हाउ टू फाइंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके ओके ओके। ये दोनों का आपको डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन करें, ऑप्शन में दे देगा, तो यहाँ से आपने देख लेनी है। देखो, सिंपल अमाउंट क्या होती है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो कि सेम रहता है जितने साल के लिए आप उधार लेते हो, हर साल सेम अमाउंट लगती है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, हर साल ये चेंज होता रहता है। ठीक है, हर साल ये चेंज होता है, इतना ये फर्क है, और ये कम्प्लेक्स होता है थोड़ा। और बैंक इसी के हिसाब से चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से, इसका कम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। अच्छा, ज्योमेट्री के ऊपर आ जाते हैं, बड़ा मजे का टॉपिक है ज्योमेट्री वाला भी। देखे,
इसमें सर्कल है, पहले सर्कल को देख लेते हैं। सर्कल में क्या क्या चीजें पूछ सकता है? एक तो उसको रेडियस के बारे में पूछ सकता है, उसके डायामीटर का पूछ सकता है, सरकमफेरेंस के बारे में पूछ सकता है, उसका एरिया के बारे में। ये चार चीजें मेजर पूछता है। हम इन चार चीजों को फोकस करेंगे। और फार्मूला एक ही से बनेगा इसका। हमेशा एक फार्मूले को याद रखना है। अगर आपको रेडियस का फार्मूला याद हो गया तो आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो एक सर्कल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, तो रेडियस का फार्मूला पहले याद रख लें। रेडियस का फार्मूला है आर इज इक्वल टू डायमीटर को डिवाइड कर दें दो पे, वो होता है हमारा रेडियस। अच्छा, अब डायमीटर क्या होता है? एक सर्कल है, उसको हाफ पे अगर करते हैं तो ये इसका डायमीटर है। ये इसका क्या है? डायमीटर, डी से डिनोट करते हैं हम। अगर मैं कह दूं उसका रेडियस निकालो, तो जैसे ही इधर दिया हुआ है डायमीटर को दो से डिवाइड करो। डायमीटर को अगर दो से डिवाइड करें तो दो से डिवाइड करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा इसका, इसका हाफ यहाँ पे मिलेगा। तो ये वाली चीज जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है, इसका रेडियस हो जाएगी। यानी कि डायमीटर टोटल था, उसको दो पे डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया उसका। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बना? आर इज इक्वल टू डी बाई टू। और अगर हमने डायमीटर का निकालना है तो टू को इधर ले जाओ, सिंपल है। तो क्या बन जाएगा? डी इज इक्वल टू टू आर। तो वो हमारा डायमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह सरकमफेरेंस के बारे में जानते हैं। सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है जी सी। सरकमफेरेंस से सी से डिनोट होता है। उसका फॉर्मूला होता है टू पाई आर। अब इसमें पाई आ जाता है, टू पाई आर। अब इसको हमने इधर देखा टू आर, इसमें टू भी है आर भी है। अगर टू और आर को हम डी से रिप्लेस कर दें तो पाई डी भी आ सकता है इसका फार्मूला। तो सी, ये सरकमफेरेंस का ये फार्मूला है। अब पाई कैसे निकालेंगे? पाई की कीमत याद रख लें, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछता है। इसकी कीमत होती है 22/7। या ये आ सकती है, अगर इसको हल कर लें तो वो बनते 3.1416। पाई की कीमत पूछ सकते हैं क्या होती है। अगर ऑप्शन में 20/7, 22.7 आ जाए, डिवाइडेड बाई 7 आ जाए तो ये टिक कर लेना है। अगर ये नहीं आता तो इसको डिवाइड करने पे ये आता है 3.1416। तो ये हमारी पाई की कीमत होगी। बाकी रेडियस भी गिवन होगा, वो डायमीटर अगर देखो, अगर रेडियस गिवन कर दे तो डायमीटर निकाल सकते हो, अगर डायमीटर गिवन करते तो रेडियस निकाल सकते हो। तो दोनों आ जाएंगे। पाई की कीमत यहाँ से आपको ये फिक्स होती है, तो सरकमफेरेंस क्यों नहीं निकाल सकते आप? दोबारा से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। तीन चीजें मेजर हैं जो आपस में इंटरफेयर करती हैं: रेडियस, डायमीटर और सरकमफेरेंस। रेडियस का फॉर्मूला होता है जो आप डायमीटर को दो पे डिवाइड कर देते हो। डायमीटर इधर से निकल आएगा, दो को इधर लेके चले जाओ तो डायमीटर बराबर हो जाएगा दो आर के। इसी तरह जो सरकमफेरेंस है वो होता है दो पाई और आर। अब दो और आर क्या है? वो डायमीटर है, तो दो और आर की जगह रिप्लेस कर दो डी को, पाई का पाई वैसे रहेगा। तो पाई की कीमत मैंने बताई है, वो है 22/7, या वो इक्वल होती है 3.1416 के, 1416। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका डायामीटर है जी 10। आप मुझे उसका सरकमफेरेंस फाइंड कर दें। ये दो चीजें आपको गिवन है सिर्फ। उसका मुझे क्या फाइंड करते हैं? सरकमफेरेंस। सामने फार्मूला लिखा हुआ है, सारी चीजें मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। डायमीटर, डायमीटर कितना है? 10। अब मुझे उसका क्या फाइंड कर दें? सरकमफेरेंस। जल्दी से फाइंड करें, सामने फार्मूलाज लिखे हुए हैं। पहले तो सरकमफेरेंस का फार्मूला लिख दें। क्या होता है? वो होता है टू पाई आर। अब लेकिन हमें तो डी दिया हुआ है, हम आर कैसे फाइंड करेंगे? तो आप याद रखें, जो डी गिवन है तो आर भी फाइंड कर सकते हैं। आर का क्या फार्मूला होता है? डी डिवाइड बाई टू। डी क्या गिवन है आपको? 10। उसको टू पे डिवाइड करो तो आर क्या आ जाएगा? 5। अब 5 आ गया, इसमें पुट करो आप 5। दो एज इट इज आएगा, इसकी जगह आप 22/7 कर लो, या 3/14 कर लो, जो भी करना चाहो। मल्टीप्लाई बाई आर कितना आया? 5। तो जो भी आंसर आएगा वो आपका सरकमफेरेंस होगा। अंडरस्टैंड? उधर कैलकुलेटर यूज नहीं करने देंगे, याद रखना है। तो या तो यहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ देगा, या तो किसी और तरीके से पूछ लेगा।
अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, एरिया बताएं। आपको डायमीटर दे दे फॉर एग्जांपल, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अगर डायमीटर आपको 10 दे दे और आपसे पूछ ले एरिया बताएं, क्योंकि डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब जल्दी से मुझे फाइंड कर दें एरिया। रीअरेंज करना है फॉर्मूलाज को, आप सारी चीजें निकाल लोगे। पहले देखा करें रिक्वायरमेंट क्या है इसके अंदर। पाई हमें पता है फिक्स होता है, आर नहीं है हमारे पास, डी गिवन है लेकिन, तो आर निकाल नहीं सकते डी से। वही हमारा 10/2 इज इक्वल टू 5। तो आर अगर इधर पुट कर दें हम, 22/7 पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाई, और आर कितना है हमारा 5, तो 5 आया। अब 5 आर का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर दें, तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो हमारा एरिया होगा। एरिया आपका मीटर स्क्वायर, या अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज हैं तो उसका स्क्वायर में आता है। आपका जो रेडियस होता है वो आपको मीटर में आता है। तो इस तरह करके आपने निकालनी है चीजें। यहाँ तक समझ आई है आपको? आगे चले? यस कर दें, समझ आइए, यस कर दें अगर समझ आइए तो। आपको समझ आइए तो यस कर दें। ओके। अच्छा, बाकी ये जो चीजें है ना, इसकी लेंथ, आर्क लेंथ कैसे फाइंड कर, अगर इसका ये लेक्चर एंड हो जाए मैं दोबारा से करूंगा, आपने वो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ये आर्क लेंथ और इसको छोड़ दें, ये इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, इसमें डिग्रीज के रोले आ जाते हैं, इसको आप छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद ट्राई एंगल का पूछ लेते हैं। इसमें से ट्राई एंगल का आपसे न्यूमेरिक में भी पूछ सकता है और आपसे थियोरेटिकल पूछ सकता है। पहले तो पूछेगा कि ट्राई एंगल के कितनी साइड्स होती हैं। तो ट्राई एंगल की 3 साइड्स होती हैं, इस तरह होता है ट्राई एंगल। अब वो भी किस में होती हैं? इस तरह भी हो सकता है, ठीक हो गया, इस तरह भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन कोने उसके 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। जी, क्या कह रहे हैं, एक मिनट मुझे देखने दे। आज के लिए काफी है यार, अभी तो कुछ भी नहीं किया आपने। आज का टारगेट तो पूरा करने दे मुझे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना? चलो ये ट्राई एंगल, ये ज्योमेट्री को तो खत्म करने देना मुझे, ज्योमेट्री को खत्म करने दे प्लीज। अच्छा, इसमें से, सर मैं टफ है काम, अनम काम में टफ है, इतना आसान है। ओ यार, इंजीनियरिंग होने से क्या होता है? ये थ्योरी तो कर लें, चलो थ्योरी कर लेते हैं। थ्योरी है, इसमें 2 किस्म के आप टाइप्स पढ़ सकते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल की कितनी टाइप्स है? अगर हम साइड्स के लिहाज से देखें, साइड्स के लिहाज से देखें तो 3 किस्म का है। एक इक्विलेटरल होता है, एक आइसोसेलेस सेलेस होता है, एक सिक्लेन होता है। ठीक है। अब इसको पीपीएससी कैसे पूछता है, पूछ लेते हैं कि व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राई एंगल। तो वो आंसर में ऑप्शन देता है, जहां पे ऑप्शन आ जाए ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स बराबर हो, वो क्या होता है? इक्विलेटरल। ये इक्वी से आप फाइंड कर लेंगे, इक्वी से इक्वल होता है, यानी कि सारी साइड्स इक्वल। तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल पे आपने टिक कर लेना है। या पूछ लेगा इक्विलेटरल क्या होता है, तो इस पे टिक कर लेना। आइसोसेलेस पे पूछ ले, एसोसेलेस पे आपने याद रखना है, इसमें सिर्फ 2 साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी बराबर नहीं होती। 2 साइड बराबर हो और तीसरी ना हो, वो आइसोसेलेस होता है। सिक्लैन में क्या होता है? इसमें ये होता है कि सारी साइड्स बराबर नहीं होती, यानी कि इक्विलेटरल के बिल्कुल उलट होता है। ये सारा लिखा हुआ है, तो इस तरह आपने इसको थियोरेटिकली यहाँ से कर लेना है। एंगल्स के हिसाब से पूछ ले, टाइप्स उसकी तो 3 किस्म का होता है, वो एक्यूट होता है, राइट होता है, एब्ट्यूज होता है। अच्छा, राइट ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो कि 90 की डिग्री पे आ जाए, जिसका जाविया क्या हो, 90 डिग्री। ये जस्ट एमसीक्यूज में इस तरह पूछेगा, इसका कैलकुलेशन नहीं है तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा एंगल जिसका जाविया या जिसकी डिग्री 90 डिग्री है, तो वो राइट होगा। जिसकी 90 से कम है वो एक्यूट होगा, जिसकी 90 से ज्यादा वो ऑब्ट्यूज होगा। सिंपल है, रट्टे वाली चीजें हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर साइड्स के हिसाब से देखें तो 3 है, एंगल्स के लिहाज से भी 3 है। अगर इक्विलैटरल पूछ ले तो इसका मतलब है सारी साइड्स बराबर है।
आइसोसेलेस पूछ ले तो दो साइड बराबर है, तीसरी नहीं है। स्क्लैन पूछ ले तो उसमें क्या होता है, तीनों साइड बराबर नहीं है। अगर एंगल्स की बात करें तो तीन किस्म का होता है, एक्यूट, राइट एंड एब्ट्यूज। राइट का होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। एक्यूट का होता है एक्यूट कमी, एक्यूट शॉर्टेज, इस तरह देख लें आप। तो वो 90 डिग्री से जिसका काम हो, लेस देन। अगर आप ऑब्ट्यूज पूछ ले तो वो मोर देन 90 होता है। तो यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं ट्राई से। अच्छा, यहाँ तक छोड़ते हैं, मैथ नेक्स्ट वीक पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत जो रह गई मैथ से, तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार। 5 से 6 बहुत होते हैं, अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए ना, तो आपको काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, जो आगे करना चाहते हैं इसमें लिखा हुआ है। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हुए हैं, आगे भी आप कर सकते हैं। जी, एज भी प्रॉब्लम आएंगे, एजेस के भी आएंगे। असल मामला तो वहीं पे रुकेगा ना, एजेस वाले सबको फंसाएंगे, तो एजेस वाले भी आएंगे। तो 5 से 6 होते हैं, तो इस पे ज्यादा हमने एक ही नेक्स्ट लेक्चर एक ही रखना है मैथ का। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया जी। सदफ, डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा हूँ, आगे जितनी चीजें आ रही हैं वो तो आप देख लेना फिलहाल। ओके जी, थैंक यू सो मच। इसमें किसी का क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। ओके ओके, बाकी की उधर कर लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सीरीज भी है, बाकी सारी चीजें हैं इसमें। इंक्रीज और डिक्रीज वाला क्या? सदफ, मुझे समझ नहीं है क्या इंक्रीज डिक्रीज। हाँ, ये तो मैंने करा नहीं दिया आपको, इंक्रीज डिक्रीज वाला। इंक्रीज डिक्रीज वाला हो गया हमारा, मेरे ख्याल में हमने किया है, अच्छे से किया है। सारे हो जाएंगे, छुरी तले साल है लो, हो जाएंगे सारे। अच्छा, ये रिपीट कर दूं? एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसी क्या बात है। देखिए, परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज का ये होता है सदफ, कि जब आपको दो वैल्यूज दे दें और कह दे किसी भी प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं पहले इसकी कीमत ये थी, अब इतनी हो गई है। अब आपने देखना को इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। देखें, जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पहले उसकी कीमत थी 200 रुपये, अब वो हो गई 250 रुपये। अब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इधर लिख भी देगा वो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका अलग से फार्मूला है, ऊपर लिखा हुआ है। इंक्रीज के लिए आपने क्या करना है, जो नई वैल्यू आई है उसको पहले लिखना है, माइनस जो कि पुरानी वैल्यू थी उसको बाद में, डिवाइडेड बाय पुरानी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू वैल्यू क्या है, 250। पुरानी वैल्यू क्या है, 200। और नीचे भी पुरानी वैल्यू, वो 200, मल्टीप्लाई बाय 100। जो जवाब आएगा वो हमारा क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज होगा। इस तरह डिक्रीज का करना है, डिक्रीज का भी अलग से है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। डिक्रीज का ये होता है, पहले आपकी वैल्यू ये थी, फॉर एग्जाम्पल 150